नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विचार की गहराई में उतर रहे हैं जो सच कहूं तो पहली बार सुनने में थोड़ा शायद उल्टा लग सकता है। जी। हाँ, ये विचार एक किताब से प्रेरित है जिसका शीर्षक है डिटैच टू अट्रैक्ट, मतलब आकर्षण का अलगाव, अनासक्ति से प्राप्ति। सुनने में ही थोड़ा अलग है ना। हमारे पास इस किताब के कुछ महत्वपूर्ण अंश हैं, कुछ मिली-जुली रिव्यूज भी हैं और इसके जो मुख्य विचार हैं उनका एक सार है। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि इन सोर्सेज में एक हिंदी सारांश का भी जिक्र मिलता है। उसकी अपनी एक अहमियत है जिस पर हम बाद में बात करेंगे। तो आज हम इस पड़ताल में क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? हम ये देखना चाहते हैं कि क्या वाकई ऐसा होता है कि चीज़ों को बहुत कसकर पकड़ने के बजाय उन्हें थोड़ा ढीला छोड़ने से, थोड़ी अनासक्ति मतलब डिटैचमेंट रखने से वे हमारी ओर ज़्यादा आसानी से आ जाती हैं? क्या वाकई कम कोशिश ज़्यादा नतीजे दे सकती है? ये सवाल ही अपने आप में काफ़ी है। चलिए इस विचार की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि हमारे स्रोत क्या कहते हैं। तो किताब का जो केंद्रीय सूत्र है वो यही है, डिटैच टू अट्रैक्ट। पहले अनासक्ति, फिर आकर्षण। ये सुनने में हमारी जो आम समझ है उससे तो बिल्कुल उल्टा लगता है। पाया जाता है कि भाई जो चाहिए उसके पीछे लग जाओ, मेहनत करो, है ना? सही कहा। लेकिन ये किताब कह रही है कि शायद रास्ता दूसरा है। हाँ। कि जीवन के अच्छी चीजें, हाँ। चाहे वो रिश्ते हों या सफलता या मन की शांति हो, वो तब ज्यादा आसानी से मिलती हैं जब हम उनके पीछे भागना थोड़ा कम कर देते हैं। हाँ। आपको क्या लगता है इस बारे में? हाँ, बिल्कुल। ये विचार पारंपरिक सोच को सीधी चुनौती देता है और यहीं पर यह समझना बहुत जरूरी है कि स्रोतों के अनुसार यहाँ हटाने या अलगाव, डिटैचमेंट का मतलब उदासीनता बिल्कुल नहीं है। अच्छा। ऐसा नहीं कि आप लापरवाह हो जाएं या अपनी इच्छाओं को ही मार दें कि भाई हमें कुछ चाहिए ही नहीं। नहीं, बल्कि इसका मतलब है उस अत्यधिक प्रयास को छोड़ना। वो जो एक जिद सी होती है ना, चिपकाव होता है, उस गहरी चिंता और बेचैनी को छोड़ना जो अक्सर हमारी इच्छाओं के साथ जुड़ जाती है। स्रोत ये बताते हैं कि जब हम किसी चीज को जरूरत से ज्यादा एक जुनून की हद तक पाने की कोशिश करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान असल में कमी पर चला जाता है। कमी पर? हाँ, कि वो चीज हमारे पास नहीं है। और ये जो मानसिक अवस्था है ये तनाव पैदा करती है, अस्थिरता लाती है। इसके बिल्कुल उलट ये किताब जिस डिटैचमेंट की बात करती है वो एक शांत भरोसे की स्थिति है। शांत भरोसा? हाँ, ये मन को स्पष्टता देती है, एक तरह की कह सकते हैं आंतरिक शांति लाती है। ये इस बात पे जोर देती है कि हम अपनी इच्छाओं को यूनिवर्स कहें या जीवन का प्रवाह कहें, उस पर छोड़ें, इस भरोसे के साथ कि जो हमारे लिए सही है वो सही समय पर हमें मिलेगा। ये एक तरह से नियंत्रण छोड़ने और विश्वास करने का अभ्यास है। ये विश्वास वाली बात काफी दिलचस्प है, खासकर आज के जमाने में। हम चारों तरफ से हसल कल्चर से घिरे हुए हैं, मतलब लगातार भाग दौड़, हमेशा बिजी रहना और ज्यादा से ज्यादा करने की जो एक संस्कृति बन गई है। हाँ, बिल्कुल। और इसके अलावा पर्सनल डेवलपमेंट की फील्ड में कई पारंपरिक टेक्निक सिखाई जाती हैं, जैसे एफर्मेशंस का इस्तेमाल। हाँ, वो सकारात्मक वाक्य दोहराना। हाँ, या फिर विजन बोर्ड्स बनाना जिनमें हम अपने लक्ष्यों की तस्वीरें लगाते हैं, या देर रात तक बैठकर अपनी इच्छाओं को सच होते हुए कल्पना करना, विजुअलाइजेशंस जिसे कहते हैं। जी। स्रोत बताते हैं कि ये किताब इन सब पॉपुलर तरीकों पर एक तरह से सवाल उठाती है। ऐसा क्यों? क्या ये तरीके काम नहीं करते? देखिए, किताब सीधे सीधे ये नहीं कहती कि ये तरीके पूरी तरह बेकार हैं, लेकिन स्रोत इस तरफ इशारा करते हैं कि इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए भी बहुत से लोग काफी निराश महसूस करते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि इन टेक्निक्स को अक्सर एक करने वाली गतिविधि, मतलब एक बाहरी एक्शन की तरह अपनाया जाता है, जिसमें अंदरूनी होने की अवस्था यानी विश्वास और शांति वो गायब होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप एफर्मेशन तो दोहरा रहे हैं लेकिन मन में कहीं गहरे में शक बैठा हुआ है, या आप विजन बोर्ड तो देख रहे हैं पर अंदर से कमी महसूस कर रहे हैं, तो वो बाहरी तकनीक अंदर के प्रतिरोध को, इंटरनल रेसिस्टेंस को दूर नहीं कर पाती। सही बात है। और यहीं पर यह किताब विश्वास और एक खास तरह की खामोश अपेक्षाओं यानी क्वाइट एक्सपेक्टेशंस पर जोर देती है। खामोश अपेक्षाएं, ये क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि हम उम्मीद छोड़ दें, बल्कि ये एक गहरी, शांत और स्थिर जानने की अवस्था है कि हमारी इच्छा पूरी होगी, बिना किसी बेचैनी के, बिना किसी जिद के या उसके बारे में लगातार सोचते रहने की जरूरत के। ये हसल कल्चर के ठीक विपरीत है जो कहता है करो करो और करो। ये कहता है भरोसा रखो, शांत रहो और ग्रहण करने के लिए तैयार रहो। बिल्कुल अलग नजरिया है। हाँ, और स्रोत ये भी बताते हैं कि किताब की जो लिखने की शैली है वो भी इसी विचार से मेल खाती है।
शांत है, चिंतनशील है, रिफ्लेक्टिव जिसे कहते हैं, और आत्मनिरीक्षण को बढ़ावा देती है। ये पाठक को बाहरी शोर से हटाकर अपने अंदर की दुनिया में झांकने का एक मौका देती है। ये सिर्फ टेक्निक्स का एक और सेट देने के बजाय पाठक के होने के तरीके को, उसकी स्टेट ऑफ बीइंग को बदलने पर ज्यादा फोकस करती है। ठीक है, तो ये होने की अवस्था बदलने की बात है, सिर्फ करने की नहीं। जी। स्रोत कहते हैं कि किताब मनोविज्ञान और आत्मशक्ति के सिद्धांतों को सरल भाषा में रखने की कोशिश करती है, लेकिन ये प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है? मतलब सिर्फ अपनी जिद या कोशिश को थोड़ा कम करने से या अपनी दिमागी हालत बदलने से बाहरी दुनिया में चीजें कैसे बदल सकती हैं? ये कनेक्शन थोड़ा सा साफ नहीं लगता। क्या स्रोत इस पर कुछ रोशनी डालते हैं कि ये आकर्षण या अट्रैक्शन आखिर होता कैसे है? इसका मैकेनिज्म क्या है? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है और स्रोत इस कैसे पर कुछ संकेत तो देते हैं, हालांकि इसे पूरी तरह से समझाना शायद मुश्किल हो। ये कोई जादू की छड़ी घुमाने जैसा मामला नहीं है। हाँ, वो तो है। स्रोत इसे साइकोलॉजी और शायद एनर्जी के लेवल पर समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब हम किसी चीज के प्रति अपनी तीव्र इच्छा, अपनी पकड़ ढीली करते हैं, तो हम असल में उस इच्छा से जुड़ी जो नेगेटिव एनर्जी है, जैसे डर, शक, बेचैनी या वो मेरे पास ये नहीं है वाली भावना, उसे छोड़ते हैं। अच्छा, नेगेटिव एनर्जी को छोड़ते हैं। हाँ, और जब ये नेगेटिव एनर्जी हटती है तो जो एक मानसिक खालीपन आता है, उसे शांति, स्पष्टता और आत्मविश्वास जैसी पॉजिटिव चीजें भर देती हैं। और ये बदली हुई आंतरिक अवस्था, ये शांत आत्मविश्वास हमारे व्यवहार को बदलता है, हमारी सोच को बदलता है और शायद हमारे आसपास की एनर्जी को भी प्रभावित करता है। कैसे? हो सकता है कि शांत मन के साथ हम उन अवसरों को बेहतर देख पाते हैं जिन्हें हम पहले तनाव में नजरअंदाज कर रहे थे, या शायद हमारा बदला हुआ व्यवहार और आत्मविश्वास लोगों को हमारी ओर ज्यादा आकर्षित करता है या सही परिस्थितियों को आकर्षित करता है। स्रोतों में इस बात पर बार बार जोर दिया गया है कि यहाँ कुंजी बाहरी प्रयास की मात्रा नहीं है, बल्कि अंदरूनी विश्वास की क्वालिटी है। विश्वास की क्वालिटी? हाँ, एक गहरा अटूट विश्वास कि आप जो चाहते हैं उसके योग्य हैं और वो आपको मिलेगा। ये विश्वास उस जरूरत या कमी की भावना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बताया गया है। तो ये एक तरह से प्रयास की ऊर्जा को बेचैनी से हटाकर विश्वास की स्थिर और शांत ऊर्जा में बदलने जैसा है। ये ज्यादा सूक्ष्म तरीका है, पर किताब के अनुसार शायद ज्यादा प्रभावी हो सकता है। ये वाकई एक बहुत ही अलग नजरिया है, प्रयास की ऊर्जा को विश्वास की ऊर्जा से बदलना। तो अब जब हमने इसके मूल विचार और इसके काम करने के तरीके को थोड़ा बहुत समझ लिया है, तो देखते हैं कि जिन स्रोतों को हमने देखा उनमें इस किताब और इसके दृष्टिकोण के बारे में क्या अच्छी बातें कही गई हैं और किन कमियों या आलोचनाओं का जिक्र है। अच्छी बातों से शुरू करते हैं। क्या चीज है जो लोगों को इसमें पसंद आ रही है? जी, स्रोतों के अनुसार जो सबसे ज्यादा सराही जाने वाली बात है वो इसका मुख्य संदेश ही है, कम प्रयास में अधिक शक्ति। हाँ, ये तो सुनने में ही अच्छा लगता है। बिल्कुल। आज की जो तेज रफ्तार और दबाव भरी दुनिया है, उसमें ये विचार अपने आप में ताजगी देने वाला और राहत पहुंचाने वाला लगता है। जहां हर कोई कह रहा है और ज्यादा करो और तेज भागो, वहां ये किताब एक ठहराव और शांति का रास्ता सुझाती है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। दूसरी खूबी जो बताई गई है वो है इसकी सरलता, सिंप्लिसिटी। अच्छा, इसने मनोविज्ञान और जिसे कुछ लोग आकर्षण का नियम या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, उसके जो जटिल सिद्धांत हैं, उनको बहुत ही सरल और सुलभ भाषा में पेश करने की कोशिश की है। ये उन लोगों के लिए बहुत आकर्षक हो सकता है जो इन विषयों में नए हैं या जिन्हें भारी भरकम शब्दावली पसंद नहीं है। मन के प्रबंधन को, माइंड मैनेजमेंट को प्रैक्टिकल और आसान बनाने का प्रयास साफ दिखता है। इसे एक शांत और आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक नजरिया देने वाली किताब के रूप में भी देखा गया है। ठीक है, तो ताजगी भरा संदेश और सरलता इसकी मुख्य ताकतें बताई गई हैं, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है ना? बिल्कुल। तो स्रोतों में इसकी सीमाओं या कमियों के बारे में क्या कहा गया है? क्रिटिसिज्म किस तरह का है? हाँ, सीमाओं का भी स्पष्ट जिक्र मिलता है। सबसे पहली और आम आलोचना जो स्रोतों में दिखती है वो ये है कि कुछ पाठकों को ये किताब थोड़ी सतही, मतलब सुपरफिशियल या बहुत ज्यादा ही सरल लग सकती है। अच्छा, ज्यादा सरल? हाँ, खासकर उन लोगों को जिन्हें पहले से ही मनोविज्ञान, दर्शन या मैनिफेस्टेशन की गहरी टेक्निक्स की जानकारी है। उन्हें लग सकता है कि इसमें गहराई की कमी है, कि ये मुश्किल सवालों के बहुत आसान जवाब दे देती है। ये तो हो सकता है। दूसरी बड़ी कमी जो बताई गई है वो है प्रैक्टिकल उदाहरणों का अभाव। स्रोत बताते हैं कि किताब सिद्धांत तो अच्छे से समझाती है कि भाई डिटैचमेंट क्या है, विश्वास क्यों जरूरी है, लेकिन ये पर्याप्त रूप से ये नहीं दिखाती कि रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे लागू कैसे करें। ओह, ये तो जरूरी है। हाँ,
पाठकों को शायद और ज्यादा ठोस डे टू डे लाइफ वाले उदाहरणों की उम्मीद थी, विजुअल या प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, कि अलग अलग सिचुएशन में डिटैच होने का मतलब क्या होता है और इसे कैसे किया जाए। जैसे मान लीजिए कोई नौकरी खोज रहा है, या किसी रिश्ते में समस्या है, या स्वास्थ्य की चिंता है, तो ऐसी स्थिति में अनासक्ति का अभ्यास असल में दिखेगा कैसे? इन उदाहरणों की कमी महसूस की गई है, ऐसा स्रोत बताते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात जो स्रोतों से पता चलती है वो ये है कि हमारे पास जो रिव्यूज उपलब्ध हैं उनकी संख्या सीमित है, लिमिटेड फीडबैक है। अच्छा, इसका मतलब है कि हम पाठकों की प्रतिक्रिया की एक पूरी और व्यापक तस्वीर शायद नहीं बना पा रहे हैं। हो सकता है कि बहुत से लोगों को ये किताब बहुत पसंद आई हो, या शायद कई और लोगों को इसमें और भी कमियां नजर आई हो। तो सीमित डेटा के आधार पर कोई अंतिम निर्णय देना मुश्किल है। ये दिलचस्प है। वही सरलता जो कुछ लोगों के लिए ताकत है, दूसरों के लिए शायद कमजोरी बन जाती है। बिल्कुल। और व्यावहारिक उदाहरणों की कमी भी एक अहम मुद्दा है, क्योंकि सिद्धांत कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे जीवन में उतारना मुश्किल लगे तो उसका असर तो सीमित हो ही जाता है। सही कहा। हाँ, स्रोत बताते हैं कि हिंदी सारांश की उपलब्धता का महत्व सिर्फ ये नहीं है कि ट्रांसलेशन हो गया या भाषा की बाधा दूर हो गई, ये उससे कहीं ज्यादा है। कैसे? पहली बात तो जाहिर है कि भारत जैसे देश में जहां हिंदी बोलने और समझने वाली इतनी बड़ी आबादी है, अपनी भाषा में जानकारी मिलना इन विचारों को कहीं ज्यादा सुलभ और प्रभावशाली बना देता है। ये ज्ञान को कह सकते हैं डेमोक्रेटाइज करता है, उसे सिर्फ अंग्रेजी जानने वालों तक सीमित नहीं रखता। ये तो है। लेकिन इससे भी गहरी बात है भावनात्मक जुड़ाव की, इमोशनल कनेक्शन की। इमोशनल कनेक्शन। हाँ, स्रोत इस ओर इशारा करते हैं कि जब हम मन, विश्वास, शांति, अनासक्ति जैसे विषयों पर बात करते हैं तो ये सिर्फ बौद्धिक कॉन्सेप्ट्स नहीं रह जाते, ये गहरे व्यक्तिगत और भावनात्मक अनुभव होते हैं। अपनी मातृभाषा में इन विचारों को सुनना या समझना एक अलग ही लेवल का जुड़ाव पैदा करता है। शब्द जैसे सीधे दिल तक पहुंचते हैं। हाँ, ये बात तो है। और ये जो भावनात्मक अनुनाद है, इमोशनल रेजोनेंस, ये इन सिद्धांतों को सिर्फ समझने में ही नहीं बल्कि उन्हें आत्मसात करने और जीवन में उतारने में भी बहुत मदद कर सकता है। इसलिए हिंदी सारांश की मौजूदगी को केवल एक सुविधा नहीं, बल्कि इस किताब के संदेश के प्रभाव को, इम्पैक्ट को बढ़ाने वाले एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही आपने। भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं बल्कि अनुभव और भावना का वाहक भी है। बिल्कुल। तो अब अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, आज की इस गहरी पड़ताल को, तो डिटैच टू अट्रैक्ट के बारे में हमारे श्रोतों से मुख्य बातें क्या उभर कर आती हैं? क्या है सार? कुल मिलाकर देखें तो स्रोत ये बताते हैं कि ये किताब एक वैकल्पिक रास्ता सुझाती है, जो पारंपरिक भागदौड़ है, अत्यधिक प्रयास है, जिद है, उसके बजाय अनासक्ति, विश्वास और एक शांत आंतरिक अवस्था को अपनाने का रास्ता। जी। ये कहती है कि शायद हमारी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति हमारे अंदर के सुकून और भरोसे में छिपी है, ना कि बाहरी जद्दोजहद में। यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों और शायद थोड़े आध्यात्मिक नजरिए का एक सरल मिश्रण पेश करती है, जिसे आम पाठक आसानी से समझ सके। लेकिन साथ ही, जैसा हमने देखा, इसकी सरलता और व्यावहारिक उदाहरणों की कमी इसकी सीमाएं भी हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो ज्यादा गहराई या ठोस मार्गदर्शन चाहते हैं। यह हमें अपनी कोशिशों और नतीजों के बीच के रिश्ते पर एक नए ढंग से सोचने का निमंत्रण देती है। बिल्कुल, ये निश्चित रूप से सोचने पर मजबूर करती है कि सफलता और प्राप्ति के हमारे जो स्थापित मॉडल्स हैं वो कितने सही हैं, या क्या उनके अलावा भी कोई रास्ता है। और यहीं से आज की चर्चा का अंतिम विचार निकलता है, जिस पर शायद हमारे श्रोता भी मनन करना चाहें। अगर ये सच है, जैसा कि ये किताब और हमारे स्रोत सुझाते हैं, कि लगातार प्रयास और पारंपरिक तकनीकें ही हमेशा जवाब नहीं है और कभी-कभी कम करना ज्यादा प्रभावी हो सकता है, तो फिर असली सवाल ये उठता है, किसी भी महत्वपूर्ण लक्ष्य को पाने के लिए कर्म यानी एक्शन और विश्वास यानी ट्रस्ट के बीच सही संतुलन क्या है? कहाँ तक कोशिश करना जरूरी और सही है, और किस बिंदु पर, किस पॉइंट पर हमें थोड़ा पीछे हटकर भरोसा रखकर चीजों को अपने आप होने देना चाहिए? ये बहुत अहम सवाल है। हाँ, ये नाजुक संतुलन शायद हर व्यक्ति और हर स्थिति के लिए अलग हो सकता है, और इसे खोजना शायद अपने आप में ही एक बड़ी यात्रा है। इस पर विचार किया जा सकता है।